अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम नुमान खालिद है और आपको यूट्यूब के इस मुनफरद चैनल होम ऑफ अकाउंटेंसी पे खुश आमदीद कहते हैं। प्यारे बच्चों, आज लेक्चर नंबर 7 है जिसमें हम सेकंड प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। और ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम है मौज़म मुगल साहब की बुक में से। अगर आपके पास बुक अवेलेबल नहीं है तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता करें, फ्री ऑफ कास्ट लें, इसका प्रिंट लें और प्रिंट लेके इसको यूटिलाइज करें। इससे पहले हमने 6 लेक्चर स्पेंड किए हैं जिसमें हमने 5 लेक्चर जो है वो इंट्रोडक्शन में गुजार दिए थे। इंट्रोडक्शन तो इस तरह से था कि हमारे पास सोर्स ऑफ इनकम कौन कौन से हैं, कौन कौन से परक्विजिट्स अलाउंस आते हैं वगैरह वगैरह, उनका क्या क्या ट्रीटमेंट आता है। फिर हमने छठे लेक्चर में प्रॉब्लम नंबर 1 को डिस्कस किया। अगर आपके पास वो लेक्चर अवेलेबल नहीं है तो आप इसी लेक्चर की डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां से आप लेक्चर को देख सकते हैं। इस चैनल के ऊपर टेक्स्ट के अलावा एडवांस कास्ट और दूसरे न्यूमेरिकल या थ्योरी के जो सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए तक का भी लेक्चर्स मौजूद है, आप वहाँ पे यूटिलाइज कर सकते हैं। शुक्रिया उन लोगों का जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब किया और रिक्वेस्ट उन लोगों की तरफ के जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। बच्चों, बात है प्रॉब्लम नंबर 2 की। वक्त नहीं मैं ज़ाया करना चाह रहा। एक्चुअली हमारा फर्स्ट लेक्चर जो है वो ज़रा लेंथी हो गया था, तो मैं चाह रहा हूँ कि प्रॉब्लम नंबर 2 इतना लेंथी ना हो। अच्छा जी, मिस्टर जवेद खालिफ इज़ द चीफ अकाउंटेंट ऑफ डिफेंस माल लाहौर। He has furnished the following particular of income for the tax year 30 June 2024. Basic salary fully taxable, सेक्शन 12 में taxable, बोनस भी fully taxable, मेडिकल अलाउंस एग्जेम्प्ट है 10% ऑफ बेसिक सैलरी जैसे प्रॉब्लम नंबर 1 में किया था। लेकिन अगर मेडिकल फैसिलिटी आती ना तो फिर अलाउंस सारा टैक्सेबल था, फैसिलिटी एग्जेम्प्ट थी। अच्छा, इस क्वेश्चन में जो बेसिक सैलरी है ना, ये ऑलरेडी 15 लाख है, इसके साथ पर मंथ नहीं है, जबकि प्रॉब्लम नंबर 1 में पर मंथ था। तो पर मंथ हो तो मल्टीप्लाई बाय 12, और अगर पर मंथ नहीं है तो एज इट इज। अच्छा जी, स्पेशल अलाउंस यहाँ पे दे दिया उसने पर मंथ, तो स्पेशल अलाउंस की अमाउंट है 7,000। 7,000 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 12 पे, जो अमाउंट आपके पास आएगी उसको आप आउटर कॉलम में टैक्सेबल के तौर पर प्लेस कर देंगे। तो ये आपके पास जो अमाउंट आएगी वो टैक्सेबल के तौर पर कंसिडर की जाएगी। अच्छा जी बच्चों, नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है जी, मेडिकल बिल रीइंबर्स। क्या आपका मेडिकल बिल था वो आपने अपने एम्प्लॉयर को दे के उससे पैसे ले लिए, आपका एक्सपेंस हुआ था वो वापस ले लिया, बट विदाउट नेशनल टैक्स नंबर ऑफ मेडिकल प्रैक्टिशनर है। तो जो मेडिकल प्रैक्टिशनर है अगर वो विदाउट नेशनल टैक्स नंबर है तो ये आपके लिए सोर्स ऑफ इनकम में फुली टैक्सेबल होगा। और अगर विद नेशनल टैक्स नंबर होता तो एग्जेम्प्ट होता। विद नेशनल टैक्स नंबर हो तो फिर आपने क्या करना है, एग्जेम्प्ट, और अगर विदाउट हो जैसा कि ये है तो फुली टैक्सेबल। कमीशन सेक्शन 12 फुली टैक्सेबल। रीइंबर्समेंट ऑफ इंटरटेनमेंट बिल, ऑफिशियल मीटिंग एग्जेम्प्ट। रीइंबर्समेंट ऑफ इंटरनेट बिल यूज फॉर प्राइवेट पर्पज फुली टैक्सेबल। ऑफिशियल मीटिंग एग्जेम्प्ट, प्राइवेट पर्पज टैक्सेबल। लीव इनकैशमेंट ड्यूरिंग कंटिन्यूटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट फुली टैक्सेबल। अगर प्रिपरेटरी टू रिटायरमेंट होता तो फिर फुली एग्जेम्प्ट करते। रीइंबर्समेंट ऑफ यूटिलिटी बिल फुली टैक्सेबल। रीलोकेशन अलाउंस फुली टैक्सेबल। रीलोकेशन का मकसद हम पर्सनल बेसिस पे नहीं लेते। रीलोकेशन का ऑब्जेक्टिव ही ये होता है कि हम अपने बिजनेस एक्टिविटी या जहाँ पे हमारा काम है वहां पे करीब हो, तो ये एम्प्लॉयर की वजह से रीलोकेशन होती है, इस वजह से हम इसको कंसीडर करेंगे कि ये हमारे लिए एग्जेम्प्ट है। तो ये जो रीलोकेशन है हमारे पास 65,000 की, हम इसको कंसिडर करेंगे एज एन एग्जेम्प्ट, ये हमारे लिए टैक्सेबल नहीं होगा। अच्छा जी, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, फी फॉर कोर्सेज पेड बाय एम्प्लॉयर एग्जाम्प्ट है। रिफ्रेशर कोर्स एग्जाम्प्ट होता है, अगर कोई क्वालिफिकेशन है तो टैक्सेबल होगा। कंसेशनल लोन बेनिफिट एट द रेट ऑफ 8%। कंसेशनल लोन की अमाउंट है 13 लाख, 10 से ज्यादा है तो ये टैक्सेबल होगा, बट कितना टैक्सेबल होगा, बेंचमार्क रेट है 10%। इस साल का लोन के ऊपर बेंचमार्क रेट है 10%। 10% से जितनी कंसेशन मिली, हमें मिला 8, 10 में से 8 को करें सब्ट्रैक्ट तो बाकी बचेगा 2%, वो टैक्सेबल होगा। होटल बिल पेड बाय कंपनी रिलेटिंग टू प्लेयर ट्रिप है तो फुली टैक्सेबल। एक्सीडेंटल इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर ने आपका हादसाती इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया। अच्छा बच्चों, ये अमाउंट है 58,000, ये आपका एक एक्सपेंस था। तो अगर आपका एक्सपेंस एम्प्लॉयर पे करे तो आपके लिए बेनिफिट, तो ये बेनिफिट सेक्शन 12 में टैक्सेबल। ये जरा देखिएगा, ये पॉइंट है जो क्वेश्चन नंबर 2 को 1 से यूनिक करता है। टैक्स लाइबिलिटी,
टैक्स की जिम्मेदारी बॉर्न बर्दाश्त की बाय एम्प्लॉयर, के हमारे मालिक ने टैक्स की जिम्मेदारी बर्दाश्त की है। हमें बेनिफिट हुआ है कि हमारी जितनी लाइबिलिटी बनती थी वो हमारे एम्प्लॉयर ने पे कर दी। लेकिन प्रॉब्लम ये है, इसके आगे इसकी अमाउंट नहीं मेंशन की हुई, क्वेश्चन मार्क है। जो आपके पास बुक होगी उसमें भी अमाउंट मेंशन नहीं की गई। अब ये अमाउंट कैलकुलेट कैसे करनी है, हम फिर इसको कैसे डिसाइड करें, ये लर्निंग पॉइंट है प्रॉब्लम नंबर 2 में। इसका एक हम ग्रासिंग अप का फार्मूला लगाएंगे, तब हम इसको करेंगे। अभी इसके दो ट्रीटमेंट होने हैं, ये वैसे याद रखिएगा। एक, ये सेक्शन 12 में बितौरे बेनिफिट आप टैक्स करेंगे, ऐड करेंगे। और दूसरा, ये एडवांस टैक्स के तौर पर लेस किया जाएगा, क्योंकि हमारे एम्प्लॉयर ने पे करना है, तो बाद में हम इसको लेस भी करेंगे। कैसे करेंगे वो देखते हैं जी। लंच, फ्री कूपन फॉर लंच, सेक्शन 12 फुल टैक्सेबल, कि हमें फ्री कूपन दिए गए हैं लंच के लिए, तो ये आपके लिए सेक्शन 12 में जाएगा, फुल टैक्सेबल। ये कुछ नोट्स हैं जी। कन्वीनियंस प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर फॉर पर्सनल यूज ऑफ एम्प्लॉय, अच्छा ये पर्सनल यूज है। कार वाज परचेज बाय एम्प्लॉयर फॉर 9 लाख, तो आपने इस 9 लाख का 10% चार्ज करना है। अगर प्राइवेट होता और बिजनेस पर्पज होता और पर्सनल दोनों होता तो 5% करना था। ये प्राइवेट पर्पज है, ये पर्सनल पर्पज है। अच्छा जी, खालिद जवेद provided was rent free furnished accommodation by his employer. He was entitled an accommodation allowance of 50,000 per month. If this accommodation was not provided to him, इसकी वर्किंग होगी। ये आप वैल्यू ऑफ अकोमोडेशन कैलकुलेट करेंगे, जो कि हम कैलकुलेट करते हैं 45% ऑफ MTS। इस क्वेश्चन में 45% ऑफ MTS नहीं, तो हम 45% ऑफ बेसिक सैलरी लेंगे, उसका कंपैरिजन करेंगे 50,000 पर मंथ 12 के साथ। जो हायर वैल्यू होगी इसको टैक्सेबल करेंगे। कैसे करेंगे इसको सोल्यूशन में देखते हैं जी। ज़कात पेड टू अप्रूव ऑर्गेनाइजेशन थ्रू क्रॉस चेक, अच्छा ये जो अप्रूव ऑर्गेनाइजेशन वाला कंसेप्ट है ना, इसकी ज़कात हम यहाँ पे कंसिडर नहीं करते। ज़कात डिडक्टेड अंडर ज़कात इनिशियल ऑर्डिनेंस आता है या सिंपल ज़कात डिडक्टेड आता है, तो हम करते हैं। ये अप्रूव ऑर्गेनाइजेशन कोई कंसेप्ट नहीं है। अप्रूव कौन सी अप्रूव, क्या ज़कात के लिए अप्रूव है? अगर उसके लिए अप्रूव होती तो आगे मेंशन करता, ज़कात पे टू एन अप्रूव ज़कात डिडक्शन ऑर्गेनाइजेशन, तो फिर हम ट्रीट करते हैं। अदरवाइज जस्ट अप्रूव पे हम कंसिडर नहीं करेंगे। बोनस ड्यू, बोनस ड्यू बट येट नॉट रिसीव इन करंट ईयर, अगर हमने रिसीव नहीं किया तो हम बोनस को टैक्स नहीं कर सकते। इसलिए ये जो बोनस का पॉइंट ऊपर हमने फुली टैक्सेबल कंसिडर किया था, इसको इग्नोर कर दिया जाएगा, इसको एग्जेम्प्ट वाले कॉलम में लिखा जाएगा। उसकी रीजन क्या है कि अभी हमने बोनस वसूल ही नहीं किया, तो अगर वसूल करते तो टैक्सेबल करते। रिक्वायर्ड कैलकुलेट द टैक्स पेबल बाय मिस्टर खालिद जवेद, क्या मिस्टर खालिद जवेद के लिए टैक्स पेबल कैलकुलेट करें। अच्छा मेरे बच्चों, जैसा कि हमने ऑलरेडी डिसाइड किया हुआ है कि जब भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो हम इसके दो कॉलम प्रिपेयर करेंगे। एक को हम टैक्सेबल का कॉलम नाम देते हैं और एक को हम एग्जेम्प्ट का कॉलम नाम देते हैं। और हम ये भी इसमें देखते हैं कि हम जब इसको सॉल्व करते हैं तो हम इसका फॉर्मेट जो है वो बनाते हैं, और उसमें हम 5 चीज़ें लिखते हैं। उनमें से पहला काम ये होता है कि आप नेम ऑफ टैक्स पेयर लिखते हैं। क्वेश्चन में यहाँ पे मेंशन किया गया है मिस्टर खालिद जवेद है इसका नाम। यहाँ पे आप सेंटर में मार्कर के साथ लिखिएगा मिस्टर खालिद जवेद, देन टैक्स ईयर लिखिएगा 2024, देन टैक्स ईयर एंडिंग लिखिएगा 30 जून 2024, देन रेजिडेंशियल स्टेटस, और ये हर दफ़ा के लिए रेजिडेंट होगा। देन अब लिख दिया जाएगा कंप्यूटेशन ऑफ इनकम टैक्स पेबल। अच्छा जी बच्चों, इसको आप सेंटर में कर लीजिएगा। देन इनकम फ्रॉम सैलरी, सेक्शन 12। अच्छा जी बच्चों, इसको भी आप बोल्ड कर लीजिएगा। नेक्स्ट आप इन सारे पॉइंट्स को यहाँ पे प्लेस कर लीजिएगा। अच्छा जी, इन सारे पॉइंट्स को उठाते हैं और यहाँ पे हम लिख लेते हैं। एनुअल पेपर में तो खैर आपके लिए ये फैसिलिटी नहीं होगी, क्योंकि आप वहाँ पे एज अ टीचर तो नहीं कर रहे होंगे। वहाँ पे आपको ये सारा लिखना पड़ेगा। इनकम फ्रॉम
सैलरी सेक्शन 12, इसको हम बोल्ड कर लेते हैं। अच्छा जी, बेसिक सैलरी हमने डिस्कस किया था कि हम इसको क्या करेंगे, फुली टैक्सेबल करेंगे, और इसलिए मैंने इसको आउटर कॉलम में लिखा। बोनस हमने डिसाइड किया था कि बोनस येट नॉट रिसीव है, इसलिए हम बोनस को यहाँ पे एग्जेम्प्ट करेंगे, जो कि अमाउंट है 2 लाख। हाँ, मेडिकल अलाउंस के बारे में डिसाइड हुआ था कि ये एग्जेम्प्ट होगा अप टू 10% ऑफ बेसिक सैलरी, और जो हमारे पास मेडिकल अलाउंस की अमाउंट है वो है 1,60,000। आप यहाँ पे लिख दीजिएगा जी, माइनस एग्जेम्प्ट अप टू 10% ऑफ बेसिक सैलरी, और बेसिक सैलरी है 15 लाख। 15 लाख आप 10% लेंगे, 10% को आप यहाँ से माइनस कर देंगे। माइनस करके जो आपके पास अमाउंट आएगी उसको आप आउटर कॉलम में प्लेस कर देंगे, जो कि है 10,000। अच्छा जी बच्चे, इसके लिए हम यहाँ पे स्पेशल आगे, अच्छा ये जो आपने माइनस करना है ना, इसके नीचे आपने लाइन लगा देना। स्पेशल अलाउंस, ये आपके पास 7,000 पर मंथ है, तो पर मंथ तो हम नहीं लिखेंगे, हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करके जो अमाउंट आएगी उसको आउटर कॉलम में लिखेंगे, वो है 84,000। मेडिकल बिल रीइंबर्स विदाउट एनटीएन नंबर ऑफ मेडिकल प्रैक्टिशनर, तो ये क्योंकि उसका एनटीएन नंबर यहाँ पे मौजूद नहीं है, तो अगर एनटीएन नंबर मौजूद नहीं है तो फिर ये वाली जो अमाउंट है 1 लाख की, ये आप फुली टैक्सेबल कंसिडर करें। कमीशन, कमीशन हमारा डिसाइड हुआ था कि जो कमीशन है ये फुली टैक्सेबल होगा, और कमीशन की अमाउंट है 1,60,000। रीएम्बर्समेंट ऑफ इंटरनेट बिल, ये ऑफिशियल मीटिंग के लिए। अच्छा, ऑफिशियल मीटिंग के लिए है तो एग्जेम्प्ट होगा, और अगर ये प्राइवेट पर्पस या प्राइवेट मीटिंग के लिए होता तो हम टैक्सेबल कर सकते हैं, 35,000। और नेक्स्ट पॉइंट है जी, रीइंबर्समेंट ऑफ इंटरनेट बिल यूज फॉर प्राइवेट पर्पज। हाँ जी, जो प्राइवेट पर्पज है वो भी आ गया, वो अमाउंट है 25,000। लीव इनकैशमेंट ड्यूरिंग कंटिन्यूटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, अच्छा जी, ये हमारा डिस्कस हुआ था कि कंटिन्यूटी है ऑफ एम्प्लॉयमेंट की, तो इस वजह से हमने इसको फुली टैक्सेबल करना है। हाँ, अलबत्ता ये प्रिपरेटरी टू रिटायरमेंट होता ना बेटा, तो फिर हमने क्या करना था, फिर हमने इसको एग्जेम्प्ट कर देना था। अभी ये कंटिन्यूटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, टैक्सेबल हो जाएगा। रीइंबर्समेंट ऑफ यूटिलिटी बिल अमाउंट है 1,95,000। रीलोकेशन अलाउंस हमने डिस्कस किया जी, ये जो रीलोकेशन है ये तो हम करते ही अपने एम्प्लॉयर की वजह से हैं, इसलिए हम इस 65,000 को एग्जेम्प्ट करेंगे। फी फॉर रिफ्रेशर कोर्स, अच्छा जी, जो रिफ्रेशर कोर्स है ये भी हमारी प्रॉपरली इन्हेंसमेंट नहीं है, तो ये भी हमारे लिए एग्जेम्प्ट हो। कंसेशनल लोन, लोन की जो अमाउंट है ना बेटा जी, उसको आपने लिखना है इनर कॉलम, और इसके ऊपर जो बेंचमार्क रेट है उसका आपके मिलने वाले रेट का कंपैरिजन करेंगे। जो डिफरेंस आएगा ना बेटा जी, उसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है 13 लाख से, तो जो अमाउंट आएगी उसको आप डायरेक्ट आउटर कॉलम में प्लेस कर दीजिएगा, और वो आपके पास अमाउंट जो यहाँ पे सॉल्व होके आएगी 26,000 है, वो टैक्सेबल हो जाएगी। होटल बिल पेड कम बाय कंपनी रिलेटिंग टू प्लेयर ट्रिप, अच्छा प्लेयर ट्रिप है, तो प्लेयर ट्रिप तो हम बाद नहीं ना आएंगे, प्लेयर ट्रिप तो बेटा जी हम टैक्सेबल करेंगे, तो जो प्लेयर ट्रिप की अमाउंट है वो है आपके पास 50,000। एक्सीडेंटल इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय एम्प्लॉयर, ये हमारा फायदा है 58,000। टैक्स लाइबिलिटी बॉन्ड बाय एम्प्लॉयर, इसको भी आप स्किप कर लें, ये आप भूल ना जाएं, आपने माइंड में रखना है, तो मैं इसको ऐसा करता हूं कि यहाँ पे अभी लिख लेता हूँ यहाँ पे। अच्छा जी, फ्री कूपन फॉर लंच, अमाउंट है ये 60,000। अब आते हैं नोट की तरफ, हमारे पास 4 नोट थे, एक तो ज़कात का था वो डील नहीं करना, एक बोनस का था वो हमने कर लिया, अब 2 रह गए हैं। एक आपके पास है कन्वेंस प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर फॉर पर्सनल यूज,
हाँ जी, ये आ जाते हैं जी यहाँ पे आपने लिख देना जी, कन्वेंस प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर फॉर पर्सनल यूज। अब ये जो कन्वेंस प्रोवाइड किया गया है ना बेटा जी, ये है जो कार आपको मिली वो है 9 लाख की। हम इसके ऊपर टैक्स चार्ज करेंगे 10%। अगर पर्सनल और बिजनेस दोनों होता ना, फिर हम चार्ज करते 5%। और अगर सारा बिजनेस होता फिर हम कंसिडर ही ना करते। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी रेंट फ्री फर्निश अकोमोडेशन। तो ये हमारे पास अकोमोडेशन फैसिलिटी है, यहाँ पे आप लिख दीजिएगा जी, अकोमोडेशन फैसिलिटी। 2 पॉइंट है इसके। एक तो आपने लेना है जी वैल्यू ऑफ अकोमोडेशन, तो अकोमोडेशन की वैल्यू कितनी है। अच्छा, उसने बताया है कि हमारे पास जो वैल्यू ऑफ अकोमोडेशन है या जो अकोमोडेशन फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है, इसकी अमाउंट है 50,000 पर मंथ। मल्टीप्लाई कर देना है 12, तो ऑब्वियसली तौर पर ये आएगा 6 लाख, जिसको आप कहते हैं जी 6 लाख। और दूसरा आपने करना होता है कंपैरिजन किसका, 45% ऑफ MTS, MTS नहीं तो बेसिक सैलरी। 45% ऑफ बेसिक सैलरी ले लें, वो है 15 लाख। 15 लाख का 45% लेंगे, जो अमाउंट आएगी उसको आउटर कॉलम में लिखते हैं, वो है 6,75,000। इन दोनों में से जो हायर वैल्यू है ना, वो आपके पास टैक्सेबल है, और हायर वैल्यू 6,75,000 है। ये पॉइंट आपने याद रखना है। ये जो कन्वेंस का और अकोमोडेशन फैसिलिटी का पॉइंट है, ये हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 1 में नहीं आया था। ये तीनों पॉइंट, ये जो तीसरा पॉइंट आप करने लगे। बहरहाल जी, यहाँ पे आप कीजिएगा टोटल, टोटल इनकम, या आप ऐसे कह रहे जी ये टोटल इनकम है एक्सक्लूडिंग टैक्स लाइबिलिटी बॉर्न बाय एम्प्लॉयर, कि जो एम्प्लॉयर ने लाइबिलिटी बॉर्न करनी है ना, ये उसके अलावा है। और वो कितनी अमाउंट है, वो आप इसका टोटल कर लें, और वो आपके पास अमाउंट आती है 31,53,000, 53,000। अब आपने ग्रासिंग अप करना है। अच्छा यार, इसको हम ऐसे कर लेते हैं कि ये जो अमाउंट है, बल्कि इसको ये ऊपर ले जाते हैं, ये ज्यादा मोतबर। अच्छा जी मेरे बच्चे, यहाँ पे आपने क्या करना है कि जो टैक्स लाइबिलिटी आएगी, यहाँ पे ऐड कर देना है, ऐड टैक्स लाइबिलिटी बॉर्न बाय एम्प्लॉयर। अच्छा, यहाँ से ना बस थोड़ा सा ट्रिकी है, यहाँ पे आपके ना थोड़ा सा मेंटल एफर्ट होगी बनिस्बत जो प्रीवियस क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा, ये जरा देखिए, इसको भी दुरुस्त कर लेते हैं। ये हमें टैक्स लाइबिलिटी जो बॉन्ड बाय एम्प्लॉयर है ना, वो कैलकुलेट करना है। उसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे टैक्सेबल इनकम लिखना है। अभी तक हमारे पास जो टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट होके आई है, वो है 31,53,000। बल्कि ज़्यादा बेहतर है कि आप इसको आउटर कॉलम में ही लिखें। हमें इसके ऊपर ना टैक्स कैलकुलेट करना है, और ग्रासिंग आप उसकी करनी है। इसको बेटा जी 31,00,000 और 53,000 को इस टेबल में देखते हैं कहाँ पे टैक्स लगता है। ये चौथे में आता है। ये 24 लाख से ज्यादा है बट 36 लाख से कम है। रेट किस तरह आएगा, 1,65,000 फिक्स है, प्लस 20% ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग 24 लाख है। यहाँ पे आपने लिख देना है जी, टैक्स अप टू 24 लाख जो फिक्स है, और टैक्स ऑन बैलेंस 31,00,000 और 53,000 हमारी अमाउंट है। 24 लाख के ऊपर फिक्स टैक्स है,
और जो बैलेंस बचेगा उसका 20% हमने लेना है। अच्छा जी, ये जो फिक्स अमाउंट है वो ना यहाँ पे पहले लिखते हैं। फिक्स अमाउंट कितनी है? 1 लाख और 65,000। दोनों का डिफरेंस लें। डिफरेंस लेने से जो बाकी बैलेंस बच जाएगा उसको हम यहाँ पे लिखेंगे। अच्छा मेरे बच्चे, इसका जो बैलेंस बाकी बचता है ना और उसका हम अगर चार्ज करें, बल्कि 20% है, 22% है। इसको जरा मैं एक दफा कंफर्म कर लूं, ये 20% है या फिर 22% है। हाँ जी बिल्कुल 22% है, ये 20% नहीं है, 22.5% है बिल्कुल। अच्छा जी, ये आपने 22.5% लेना है। अच्छा जी, 22.5% को हम सॉल्व करते हैं और सॉल्व करके अपने पास इसकी अमाउंट देखते हैं। तो ये हमारे पास अमाउंट आती है 169। इसको डायरेक्ट ही आउटर में लिखते हैं ताकि जरा हमें पता चल जाए। 169,425। मेरे बच्चों ये जरा आप देख लें, इस क्वेश्चन में ग्रासिंग अप करना पड़ी। उसकी रीजन क्या है कि हमें ये नहीं पता था कि इसकी टोटल इनकम कितनी है। सर पॉइंट तो दिए थे, लेकिन यार ये वाला जो पॉइंट है ना, टैक्स लाइबिलिटी बॉर्न बाय एम्प्लॉयर, हमें ये नहीं पता था कि ये कितना है। तो उसके लिए हमने यहाँ पे कैलकुलेशन की। अच्छा, अब कैलकुलेशन आपने जब परफॉर्म की तो उसको किस तरह से आपने लिखना है, इन दोनों को ऐड कर दें। ऐड करेंगे तो आपके पास अमाउंट कितनी आएगी? 3,34,425। ये आपकी ग्रासिंग अप करके अमाउंट बनती है। अच्छा, अब आप इसकी ग्रासिंग अप कर लें और ग्रासिंग अप का पैरामीटर लिख लें। यहाँ पे आप लिख दीजिएगा जी ग्रासिंग अप। ये तभी होगी जब टैक्स लाइबिलिटी बॉन्ड बाय एम्प्लॉयर आएगा। अच्छा जी, यहाँ पे ना इसको मैं प्रॉपर फार्मूले की शेप यहाँ पे दे देता हूँ। यहाँ पे आप लिख दीजिए जाए कुछ इस तरह से 100, और यहाँ पे भी 100 माइनस रेट, और यहाँ पे आप लिख लीजिएगा अमाउंट बिफोर टैक्स अमाउंट। हाँ, यहाँ पे आप लिख लीजिएगा जी टैक्स अमाउंट। इसको देख लें जरा, ये फार्मूला आप अपनी ना बुक पे ही लिख लीजिएगा। हमारे पास क्वेश्चन में अभी तक जो टैक्स की अमाउंट आई वो कितनी आई? वो है 3,34,425। रेट ऑफ टैक्स कितना है? 100। और यहाँ पे रेट ऑफ टैक्स कितना है जो हमें चार्ज हुआ? वो 22.5 है। यहाँ पे आप लिख लें जी 22.5। इसको बेटा जी सॉल्व कर लें। सॉल्व करेंगे ना, तो सॉल्व करने से आपके पास जो अमाउंट आएगी उसको यहाँ पे प्लेस कर देंगे। अच्छा, पहले आपने इस पोर्शन को सॉल्व करना है, ठीक है? फिर आपने 100 डिवाइडेड बाय 77.5 आएगा। आप इसको सारे को सॉल्व करेंगे तो अल्टीमेट आपके पास सॉल्व होके या ग्रासिंग अप होके जो अमाउंट आएगी वो 4,31,516 आएगी। एक्चुअली ये टैक्स लाइबिलिटी है जो आपके एम्प्लॉयर ने आपकी बर्दाश्त करनी है, और ये आपका बेनिफिट है। इसको आपने क्या करना है? ऐड टैक्स लाइबिलिटी बॉर्न बाय एम्प्लॉयर 431,516, इन दोनों को ऐड कर लीजिएगा। और ऐड करके जो अमाउंट आएगी वो आपके पास है 35,84,000, 35,84,516। इसको आप लिख दीजिएगा जी टोटल इनकम। यहां पे ऊपर आपने लिखा था एक्सक्लूडिंग, ठीक है? अब आपने लिखना है इंक्लूडिंग। यहाँ पे आपने लिखना है टोटल इनकम, पहले आपने लिखा था एक्सक्लूडिंग, अब आप लिखिएगा इंक्लूडिंग टैक्स लाइबिलिटी बॉन्ड बाय एम्प्लॉय। अब आप इसके ऊपर दोबारा से इनकम टैक्स
पेएबल या इनकम टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट कीजिएगा। सेम पैरामीटर रिपीट करना है। इस 35 लाख को देखना है ये किस में फॉल कर रहा है, ये इसी कैटेगरी में कर रहा है। 1,65,000 पक्का है और 22.5% अमाउंट 24 लाख। लिखने का तरीकाकार ये होता है कि आप सबसे पहले लिखते हैं इनकम टैक्स अप टू फिक्स अमाउंट, वो है 24 लाख। देन आप लिखते हैं इनकम टैक्स ऑन बैलेंस, और वो आपके पास 35,84,516 रुपये है, जिसमें से आप 24 लाख को माइनस करेंगे। जो बाकी अमाउंट आएगी उसका 22.5% लेंगे। जो फिक्स वैल्यू है वो तो है जी 1,65,000। आप इसको सॉर्ट आउट करते हैं तो आपके पास वैल्यू आएगी 1,66,516। इन दोनों को आप ऐड कर दें। ऐड करके आपके पास जो अमाउंट आएगी उसको आप नाम दे दीजिएगा। कुछ इस तरह से अगर आप ऐड करें तो वो आपके पास ऐड होके बन रही है कुछ इस तरह से 431,516। आपके पास ये वही सेम अमाउंट आई है जो लाइबिलिटी आपके एम्प्लॉयर ने पे किया, इसलिए आपने यहां से इसी अमाउंट को माइनस कर देना है। जब आप यही अमाउंट जो कैलकुलेट हुई है माइनस कर देंगे तो आपके पास जो वैल्यू बचेगी उसको आप कुछ इस तरह से लिख देंगे जी इनकम, यहाँ पे आप लिख दीजिएगा जी, बल्कि इनकम क्या, टैक्स पेएबल या टैक्स लाइबिलिटी या टैक्स पेड बाय एम्प्लॉय, कि हमारे एम्प्लॉयर ने जो टैक्स पे किया था। तो अभी इस क्वेश्चन में आपका कुछ भी टैक्स पे करने वाला नहीं बचेगा। सो टैक्स पेएबल 0। मैं इस आखिरी पॉइंट को थोड़ा सा रिवाइज करता हूँ। देखो बच्चों, प्रॉब्लम ये है, इस क्वेश्चन में एक पॉइंट था टैक्स लाइबिलिटी बॉर्न बाय एम्प्लॉय, ये वाला। हमारे पास इसकी अमाउंट नहीं थी पता, हमें टोटल इनकम नहीं था पता, तो हमें उसके ऊपर लगने वाला टैक्स का भी नहीं पता। हमने इस एक पॉइंट को छोड़ के सारी इनकम कैलकुलेट की, वो बनी हमारे पास 31,53,000। हमने उसके ऊपर टैक्स चार्ज किया रूटीन में तो हमें अमाउंट आई 3,34,000। हमने उसके ऊपर इस ग्रासिंग अप को यूटिलाइज किया तो हमारे पास अमाउंट आई 4,31,516। इस अमाउंट को जो टैक्स लाइबिलिटी एक्सक्लूडिंग थी उसमें ऐड किया, इंक्लूडिंग वाली अमाउंट बनाई, उसकी कैलकुलेशन की। ये चाहे आप मार्कर से कर लीजिएगा। फिर हमारे पास जो अमाउंट आई वो एग्जैक्टली उसके इक्वल आई। इसको आप रिपीट कीजिएगा, कोई प्रॉब्लम मुश्किल बना तो मुझसे पूछ लीजिएगा। वैसे अच्छी बात मैं आपको बता दूं कि ग्रासिंग अप से मुतलका कभी भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया न्यूमेरिकल में। सो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना न्यूमेरिकल नंबर 1 था। ले बच्चों, हाजिर होंगे एक नए लेक्चर में। उस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे प्रैक्टिस नंबर 3 को। प्रॉब्लम नंबर 3 भी ऑलमोस्ट प्रॉब्लम नंबर 2 के तरह का है, लेकिन इसमें एक नया पॉइंट है कि टैक्स ऑफ 52,500 शैल बी डिडक्टेड फ्रॉम सैलरी एंड बैलेंस इज टू बी बॉर्न बाय एम्प्लॉयर। और जो बाकी बचे वो एम्प्लॉयर ने लेना है, लेकिन हमें यही नहीं पता कि टोटल टैक्स कितना है, जिसमें से 52,500 उसने पहले डिडक्ट करना है। इसको किस तरह से डील करेंगे ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। बाकी पॉइंट ऑलमोस्ट सिमिलर हैं। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मेरी तरफ से बेटा भी, अल्लाह हाफिज।